हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जीके अड्डा एंड दिस इज़ पीके शर्मा। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए जीके के सीरीज चलाने जा रहा हूं जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए, चाहे वो रेलवे के हों, यूपी कांस्टेबल के हों, एसएससी के हों या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, जो भी आप देना चाहते हैं, सबके लिए ये हेल्पफुल होगा। और दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। और दोस्तों, अगर ये सीरीज़ जो चल रही है, इस सीरीज़ के अंतर्गत जितने भी वीडियो जाएंगे, अगर आप उन्हें देख लेते हैं 2-3 बार, तो जीके की आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और जीके के लिए आपको किताब तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी जीके की वीडियो जा रहे हैं, अगर आप उन्हें देख लेते हैं तो इधर पिछले 33 सालों के जितने भी जीके के क्वेश्चन आए हुए हैं पूरे एग्ज़ाम में, आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। और क्वेश्चन जितने भी हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक भी वीडियो जो आपको मिस करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हमारा पहला है, विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास। दिगंबर जैन संप्रदाय के लोग किसके अनुयायी हैं? भद्रबाहु के। अगला, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। दोस्तों, ये पूरी तरह से याद रखिएगा, ये कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अगला है हमारा, मुद्रा राक्षस नाटक में ब्रिसल का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ये चंद्रगुप्त के लिए किया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? अंतरिक्ष अनुसंधान समिति है दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नहीं है ये, वरना गलत कर देंगे। ये समिति है जिसका गठन 1962 यानी 1962 में हुआ था। हमारा अगला है, भारत का पहला रॉकेट कहाँ से छोड़ा गया था? ये पहला रॉकेट जो था ये थुम्बा से छोड़ा गया था। दोस्तों, एक क्वेश्चन यहीं से और बनता है कि आखिर थुम्बा है कहाँ? तो थुम्बा जो है ये केरल में है। ये भी याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछ लेता है घुमा करके कि भारत का पहला रॉकेट थुम्बा से छोड़ा गया था, जो कहाँ स्थित है? तो थुम्बा जो है ये केरल में स्थित है। अगला है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में। संसद यानी कि कभी कभी दे देता है केंद्र में निहित है। जैसे देखेंगे दोस्तों कि जो विधियां बनाने के लिए विषय जो दिए गए हैं संविधान में, वो 3 भागों में बांटे गए। एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है। तो जिसमें संघ सूची पे केंद्र विषय बना सकता है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधि बना सकती है। इसी तरह से जो इनके अलावा जो बच जाएंगे विषय, वो समवर्ती सूची में आएगा और इन समवर्ती सूची पे विधि बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा, यानी संसद को होगा। हमारा अगला है, मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? मचकुंड जल विद्युत परियोजना ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का। उत्तराखंड हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी। अगला, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार पूछा है इसने कि संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किस देश से लिए गए हैं, यानी वो आयरलैंड से लिए गए हैं, और इसको रट्टा मार जाइएगा। अगला है, बनवाली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, हिसार में। तो सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बनवाली किस राज्य में है, तो बनवाली कहाँ पे है? हरियाणा में है। और यहाँ से सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले थे। सिंधु सभ्यता के अवशेष जो मिले थे वो मैं बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा ये फैक्ट है। यहाँ से मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ था। हल यानी हल के जो साक्ष्य मिले थे वो हरियाणा से प्राप्त बनवाली स्थल जो है वहाँ से मिले थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये कालीबंगा से मिला था। कालीबंगा से शल्य चिकित्सा
का साक्ष्य मिला था, और कालीबंगा से ही कई साक्ष्य और मिले हुए हैं दोस्तों। और ये कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में है। कालीबंगा से ही जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। जुते हुए खेत का भी अवशेष जो मिला हुआ है ये कालीबंगा से मिला हुआ है। अगला है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों ये एक फैक्ट यहाँ से मिलता है कि सर्वेंट इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये भी याद रखिएगा। तो ये 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था, 1905 में, याद रखिएगा इसको। अगला है कंक्रीट को फिनिश करने के बाद उसे कुछ समय तक आर्द्र बनाए रखने की प्रक्रिया कहलाती है। इसको कहते हैं कंक्रीट क्यूरिंग करना। अगला है नाक, कान और गले की जांच करने के लिए डॉक्टर किस दर्पण लगे यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसका ऑप्शन है अवतल दर्पण। यानी कि जो नाक, कान और गले के डॉक्टर होते हैं, तो जो आप चेक करते हैं, देखते हैं कि गले में कोई समस्या है कि नहीं है, वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अगला है नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे, जिन्हें 19 अप्रैल 1910 ईस्वी में फांसी दी गई थी? इनका नाम था अनंत कन्हारे। अनंत कन्हारे को नासिक के जैक्सन की हत्या करने के लिए 19 अप्रैल 1910 ईस्वी में फांसी दी गई थी। अगला है ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं का उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थीं। ऐसी कन्याओं को क्या कहा जाता था? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी में भी कई बार पूछा चुका है, और खास पीसीएस, यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन। उनको अमाजू कहा जाता था, जो कन्याएं आजीवन अविवाहित रहती थीं, ये शादी नहीं करती थीं, लेकिन इन्हें कुछ वेदों का ज्ञान भी रहता था। अगला है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन का एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय बैंकॉक में है। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन का जो एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय वो। अगला है भारत में विदेशी मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? दोस्तों ये आईएमपी क्वेश्चन है। भारत में जो विदेशी मुद्रा होती है इस पर नियंत्रण जो करता है वो आरबीआई करता है, यानी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा जो केंद्रीय बैंक है वो करता है। अगला है कोलेजन किसका मुख्य घटक है? कोलेजन जो होता है ये हमारे स्किन, त्वचा में पाया जाता है। खानों के अंदर अधिकांश विस्फोट किन गैसों के मिश्रण हो जाने से होता है? ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार रिपीट कर चुका है, ये पीसीएस में भी आया हुआ है, एसएससी में भी पूछा है। तो खानों में जो विस्फोट हो जाती है जब मीथेन गैस वायु के साथ मिल जाती है, यानी मीथेन और वायु जो होती है, ऑक्सीजन जब आपस में मिल जाती है तो वही विस्फोट हो जाता है। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध के समय किस देश ने परमाणु बम विकसित कर लिया था? जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसी समय अमेरिका ने परमाणु बम विकसित कर लिया था, और यही कारण है फिर उसके बाद जाकर के जापान पे परमाणु बम ये गिरा देता है। अगला है आर्थिक और सामाजिक परिषद में महासभा द्वारा अपने 2/3 बहुमत द्वारा चयनित राष्ट्रों की संख्या कितनी है? 54। यानी कि संयुक्त राष्ट्र की जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है इसमें टोटल देशों की संख्या 54 है, ये भी कई बार पूछा गया। अगला है यूरोप की आर्थिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला है एशिया आर्थिक तथा सामाजिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? ये भी बैंकॉक में। दोस्तों जीके में ये मुख्यालय वाले जो पार्ट होते हैं यहाँ से हमेशा हर एग्ज़ाम में 1 या 2 रहते हैं, तो इसके लिए स्पेशल वीडियो मुख्यालय को लेकर के मैं बना दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अभी ये जो आए हुए क्वेश्चन हैं ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपको रिपीट करके किसी न किसी एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। अगला है अफ्रीकी आर्थिक समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछे, और ये जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों, इसलिए इनको तो सबसे पहले रट्टा मार लेना आप।
तो अफ्रीकी आर्थिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? आदिस अबाबा, इथोपिया में। इथोपिया में एक जगह है आदिस अबाबा जहाँ पर अफ्रीकी आर्थिक समिति का मुख्यालय है। अगला है, जल की सतह पर बहने वाले तेल की पतली परत में दिखने वाले बहुत से रंगों का क्या कारण है? जब जल की सतह पर बहने वाले तेल की परत, अगर जल की सतह होती है, अगर उस पर कोई तेल गिर जाता है तो कई कलर, जैसे आपने पढ़ा होगा साइंस में विबग्योर, यही विबग्योर वाली जो होती है, ये वॉयलेट से लेकर के रेड तक सारे कलर दिखाई देते हैं, तो वही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है जिसकी वजह से ये रंग दिखाई देते हैं। यानी कि जल की सतह पर बहने वाले तेल की पतली परत में दिखने वाले बहुत से रंगों का क्या कारण होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। अगला है, वेरी वेरी रोग द्वारा शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। और वेरी वेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। दोस्तों ये भी कई बार पूछा है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी रोग बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी के कारण होता है और ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? ये तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये हर एग्जाम में पूछा गया और आगे भी पूछेगा ये। तो इसका जो आंसर है अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 यानी कि अनुच्छेद 368 में ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात की गई है कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है। मतलब इसका ये होता है कि संविधान में बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जब संशोधन करना, उसमें सुधार करना होता है तो कैसे करना है, तो वही अनुच्छेद 368 में दिया गया है। और इसके करने के कई तरीके होते हैं, कुछ साधारण बहुमत से होते हैं, कुछ विशेष बहुमत से होते हैं और कुछ विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की भी सहमति होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? अमेरिका में। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चाहे ब्लैक की बात करें, चाहे ब्लू की बात करें, चाहे ग्रीन हिल, जो चोटियाँ हैं यानी पहाड़ी हैं, ये अमेरिका में स्थित है। अगला है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? यानी कि पहला जो हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था वो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था और ये दक्षिण अफ्रीका के थे। अगला है, मानव हृदय सबसे अधिक समानता किसके हृदय से रखता है? सूअर। यानी मानव का जो हार्ट होता है वो सूअर के हार्ट के ही समान होता है। जैसे हमारे हार्ट की बनावट होती है वैसे सूअर के हार्ट की बनावट होती है। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद यूँ वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? दोस्तों ये कथन है और ये एग्जाम में पूछा है कि समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, ये कथन था CEM जोड का। अगला है, सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं? यानी कि घोड़े के अस्थिपंजर का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ कहाँ से मिला है? तो ये 3 जगहों से मिला है। सुरकोदटा से मिला है, कालीबंगा से मिला है और लोथल से भी मिला हुआ है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि घोड़े के अस्थिपंजर यानी सुरकोदटा, कालीबंगा और लोथल। अगला है, हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? यानी कि जो गाड़ियां होती हैं 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो आगे की जो लाइट होती है जो रात में हम जलाते हैं वो जो होती है वो परवलयाकार अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों ये कई बार रिपीट कर रहे हैं, कम से कम 3-4 बार रिपीट किया है एग्जाम में, आइंस्टीन थे। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रतिपादक आइंस्टीन थे। अगला है, सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई किस अनुपात में थी? 16 के अनुपात में थी। अगला है, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म संगठन की स्थापना किसने की थी? तो राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म संगठन की स्थापना वीरेशलिंगम पुंतलू ने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको याद रखिएगा कि वीरेशलिंगम पुंतलू ने ही इसका किया था।
अगला है अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और भी बनता है कि सिगरेट जब अधूरे यानी पूरी तरह से नहीं जल पाते हैं तो उसमें से जो धुआं या गैस निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। लेकिन पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन कि कार्बन मोनोऑक्साइड का कलर होता है यानी रंग होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गैस है, इसका कोई रंग नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला है सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो सैंधव सभ्यता के लोग यातायात यानी एक जगह से दूसरी जगह तक आने जाने के लिए दो पहिया और चौपहिया यानी कि दो पहिया वाहन भी और चार पहिया बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी, जो बैलों से चलने वाली बैलगाड़ी आप लोग जानते हो भी, और भैंसों से चलने वाली गाड़ी, दोनों का इस्तेमाल करते थे। अगला सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन में है। यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में है। वाशिंगटन कहाँ है? यूएसए में। भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई? तो लीड बैंक योजना थी 1969 में प्रारंभ की गई थी। अगला है द्रव की श्यानता ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो द्रव की श्यानता ज्ञात करने के लिए, द्रव की श्यानता ज्ञात करने के लिए विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों याद रखना, किसी द्रव की जो श्यानता होती है, श्यानता, इस श्यानता का पता करने के लिए विस्कोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये सब जितने भी नापने वाले यंत्र वंत्र होते हैं, मापक यंत्र होते हैं, इनका मैं अलग से एक वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, तो इसलिए इसका टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन ये जो आए हुए क्वेश्चन हैं ये सीधे सीधे आपको एग्जाम में पूछ लेंगे, इसलिए इन सब को याद रखना। यानी श्यानता ज्ञात करने के लिए क्या हमें प्रयोग किया जाता है? विस्कोमीटर का। अगला है कि सागरी जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले लवण कौन से होते हैं? तो जो सागर का जल होता है उसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, और इसी सोडियम क्लोराइड के कारण ही सागर का जल जो होता है खारा होता है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि समुद्र का जल में जो खारापन होता है वो किसके कारण होता है? तो जो इसमें खारापन होता है वो सोडियम क्लोराइड के कारण होता है, और सोडियम क्लोराइड का रासायनिक रूप जो लिखा जाता है ये वो NaCl होता है। अगला है दोस्तों फ्लोरेसेंट ट्यूब प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? यानी कि जो आपका ट्यूबलाइट होता है इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो होता है मरकरी ऑक्साइड होता है और नियान होता है। मरकरी ऑक्साइड और नियान जो होता है, ये जो ट्यूबलाइट होती है, फ्लोरेसेंट ट्यूब उसी को कहा जाता है। ये जो ट्यूबलाइट होता है जिसको मरकरी भी लोग बोलते हैं। अगला है किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हमारे देश में जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है वो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये याद रखिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय जो है ये सोलन में स्थित है, और ये सोलन है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो कभी कभी वो ऑप्शन में आपको परेशान करने के लिए दे देते हैं कि भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ है स्थित है, और उसने पूछ लिया तो केवल सोलन दे देगा, या कभी कभी सोलन न दे करके केवल हिमाचल प्रदेश दे देते हैं। तो आप दोनों याद रखिएगा कि ये भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय जो है ये सोलन में है, और ये सोलन जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला है दोस्तों भारत का मानक समय कहाँ से नापा जाता है? यानी कि भारत का जो मानक समय है, मानक समय जो है वो कहाँ से मापा जाता है? ये नैनी से मापा जाता है, और ये जो नैनी है ये इलाहाबाद में पड़ता है, जिसे प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज कहते हैं।
इसका नाम बदल दिया गया है, अब प्रयागराज हो गया। तो नैनी जो है, नैनी से ही जो भारत का मानक समय है, जहाँ से हम अपने समय की गणना करते हैं, वो नैनी से ही, वो रेखा नैनी से ही गुजरती है। अगला है स्वाधीन भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? यानी कि स्वाधीन भारत के प्रथम मंत्रिमंडल, यानी जब 1947 में आज़ादी मिल गई थी, उसके बाद जो केंद्रीय मंत्रालय गठित हुआ था, उसमें शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी पूरी तरह से रट्टा मार जाइएगा। अगला है रॉयटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है? रॉयटर जो है ये ब्रिटेन की समाचार एजेंसी है। अगला है किस देश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? नेफा के नाम से पहले दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। हमारे देश का जो अरुणाचल प्रदेश है, इसे पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अगला है चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जैसे चुंबक जो समान स्थिति में झुकाव होता है, तो उसी रेखा को क्या कहते हैं? आइसोक्लिनिक रेखा कहते हैं। अगला है कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। यानी कि ये दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट किया हुआ है, ये कई क्वेश्चन ये एसएससी में भी आया है, यूपीएसएससी में भी आया है, यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रण, यानी कच्छ के रण यानी कि गुजरात में स्थित है। यानी कच्छ का रण कहाँ पर पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। अगला है संविधान सभा के अस्थाई सदस्य थे। दोस्तों संविधान सभा के अस्थाई सदस्य जो थे, वो अस्थाई की बात कर रहा है, इस अस्थाई पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दो अध्यक्ष का नाम मिलता है, एक अस्थाई अध्यक्ष और एक अस्थाई अध्यक्ष, ये दोनों। तो अस्थाई अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो सच्चिदानंद जी बनाए गए थे। सच्चिदानंद जी का बनाया गया था, सच्चिदानंद जी को अस्थाई सदस्य। लेकिन जब इसके अस्थाई सदस्य जो बने थे वो राजेंद्र प्रसाद जी। तो अस्थाई सदस्य की बात करेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थाई अध्यक्ष की बात करेगा तो सच्चिदानंद को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार को निलंबित करने वाली सत्ता है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? तो मौलिक अधिकार को निलंबित करने का अधिकार जो है, सस्पेंड करने का अधिकार जो होता है, वो राष्ट्रपति को होता है। और मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में लिए गए हैं, ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो ये यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। ये याद रखिएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? तो मेसोपोटामिया में एक अभिलेख पाया जाता है जिसमें एक मेलुहा शब्द लिखा गया है। इस मेलुहा शब्द का संबंध जो होते हैं वो भारत के सिंधु सभ्यता से लगाया जाता है। यानी मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहते थे। मेलुहा, तो मेलुहा का संबंध जो है हमारे देश में जो सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, उस सिंधु सभ्यता से लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था? धर्मपाल ने। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी के हर सेक्शन में, रेलवे में और इवन पीसीएस तक में, कोई भी पीसीएस बाकी नहीं है जहां ये क्वेश्चन पूछा ना गया। चाहे यूपी पीसीएस की हो, एमपी हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, बिहार पीसीएस हो, बिहार एसएससी, सब जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको रट्टा मार जाएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था धर्मपाल ने, जो पाल वंश का शासक था। 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा? जो 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कारण दिए थे। तो इन्होंने कारण दिया था, एल.ई. रिज ने कहा था कि 1857 का विद्रोह जो था ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। ये स्टेटमेंट है इनका कि 1857 का जो विद्रोह है इसको धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था।
अगला हमारा क्वेश्चन है, बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बंग भंग आंदोलन का मतलब हो गया, बंग मतलब बंगाल, भंग मतलब विभाजन। तो बंगाल का जब विभाजन 1905 में करजन ने करने का निर्णय ले लिया था, तो उस समय कांग्रेस जो थी, कांग्रेस संस्था जो थी, जिसकी 85 में स्थापना हुई थी, 1885 में, इस कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इस 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भी गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। यानी 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे, और इसी 1905 में ही बंगाल का विभाजन किया गया था। तो क्वेश्चन यही पूछा कि भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। दोस्तों, जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगा मैं बताते चलूँगा, आप लोग आराम से सुन लीजिएगा, ताकि एक ही क्वेश्चन से कई फैक्ट आपके तैयार होते रहें। अगला है, किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम ओम का नियम है। ओम का नियम कहता है कि किसी चालक के सिरों के बीच, मान लीजिए दो ये सिरे हैं, इनके बीच बहने वाली धारा के समानुपाती होता है क्या? विभवांतर। जो विभवांतर होता है वो बहने वाली धारा के समानांतर होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला जो एंजाइम होता है, इसको एमाइलेज बोलते हैं। ये हिंदी में एमिलेज लिखा हुआ, लेकिन इसको एमाइलेज बोलते हैं, इसको एमाइलेज कहा जाता है। अगला है, परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो परमाणु घड़ी जो होती है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत काम करती है। अगला है, सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो सामान्य अवस्था में मानव का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये 1 मिनट की बात कर रहा है, और वो भी सामान्य अवस्था में। ये नहीं कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसका तो ज़्यादा होगा, लेकिन अगर सामान्य अवस्था में है तो उस मनुष्य का जो हृदय होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। लेकिन जब यही भ्रूण अवस्था में होता है, जब ये भ्रूण अवस्था में होता है तो 150 बार धड़कता है। यानी कि जो बच्चा होता है, भ्रूण जब अवस्था होती है, तब हार्ट जो होता है तेज़ी से पंप करता है, तब 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी कभी सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि किस शासक की उपाधि देवराज या देवगुप्त थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, इसकी उपाधि देवगुप्त और देवराज थी। इसी को देवराज के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि इसकी उपाधि थी। अगला है, राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना 22 अक्टूबर 1962 को की गई थी। अगला है, भारत में वर्तमान में रुपए की परिवर्तनीयता लागू है इस भुगतान संतुलन की चालू खाता पर। तो जो रुपए की परिवर्तनीयता, यानी कि अगर चालू खाता है तो चालू खाते पे रुपए की परिवर्तनीयता लागू है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में वर्तमान में रुपए की परिवर्तनीयता लागू है, यानी भुगतान संतुलन के चालू खाते पर लागू है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? तो 2002 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास का वर्ष घोषित किया था। दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा कि इसको घुमा करके क्वेश्चन पूछता है कि यूएनओ ने, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2002 को कौन सा वर्ष घोषित किया था? तो सतत विकास का वर्ष घोषित किया था। और ये पूछ लेता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास वर्ष किस वर्ष को घोषित किया था, यानी 2002 को सतत विकास वर्ष घोषित किया था।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका क्वेश्चन आंसर है अर्नेस्ट हैकल ने, यानी अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। ठीक है दोस्तों, ये हमारे जीके सीरीज का पहला वीडियोज था। अगला वीडियोज आपको ऐसे ही मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय से आपको वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों जो लोग हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, कुछ ही समय बाद हम अपना टेलीग्राम चैनल लेकर के आएंगे, आप लोग उससे जुड़ सकते हैं ताकि इसकी PDF या अन्य भी कोई इन्फॉर्मेशन है वो आपको दी जा सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक चैनल को अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।